अहमद अवैस साहब, आज का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ कम से कम दो लिहाज से खुश है। तोशा खाना के मामले पे ऑब्वियसली जमानत हुई है, लेकिन इमरान साहब बिहार हुसैन या दूसरे केसेस में है। लेकिन पहले ये सर, ये इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको क्या समझा जाए कि जिलानी साहब जो है वो बैकफुट पे चले गए तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, या सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही माइंड बना लिया था कि हुकूमत का ये जो कमीशन है इसको रिजेक्ट करना है और आज खुद नोटिस लेना, अगर रिजेक्ट ही करना था तो पहले ये बनाई क्यों फिर? अहमद अवैस साहब और मंसूर जो आप मुर्तज़ा सुलंगी साहब की बातों का भी जवाब दे सकते हैं। जी 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 सर। पहली बात का जवाब तो ये है कि एक तबस्सुम है मेरे पास सब हवादत का जवाब, और दूसरी बात यह है कि ये कमीशन देखिए, सदक जिलानी साहब ने मेरे ख्याल में बहुत अपराइट आदमी हैं और मैं उनको उस ज़माने से जानता हूँ जब अभी वो लॉ ऑफिसर थे, तो उस ज़माने से उनका एक बड़ा अपराइट कैरेक्टर है और एज ए जज एंड देन एज ए चीफ जस्टिस। तो यहाँ पर उन्होंने गालिबन शायद पहले इस डिटेल से ना पढ़ा हो और बाद में जब उन्होंने गौर से लेटर को अच्छी तरह से देखा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने एक माइंड बनाया कि ये तो एड्रेस हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है इसके लिए, लिहाजा वो एक आउटसाइडर जो एक रिटायर्ड जज हैं और एक कमीशन जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से या सरबराह की हैसियत। लेकिन अवैस साहब एक बात बताइए कि इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहाँ आती है? क्योंकि ये जजेस के कंडक्ट के हवाले से तो मामला नहीं था ना, वो तो जजेस कंप्लेंट कर रहे हैं जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने पॉइंट है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहाँ आएगी यहाँ पे, क्यों आएगी आपके नजदीक? देखिए बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ उनको फैसला देना है। आप देखिए ना उनका खत, उनको पूरे खत को अगर आप पढ़ें तो उन्होंने तो ये तसलसल शुरू हुआ है पिछले साल से 2023 से। उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की, ख़त लिखा उनको, उनसे सारी डिटेल से बातचीत हुई, फिर उसके बाद उन्होंने जस्टिस बंदयाल साहब से बात की, जिसके पहली दफ़ा तो वहाँ उनके पास वो इजाज़ुल हसन साहब भी मौजूद थे। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा जब वहाँ पे उनको लेटर भी लिखा, फिर वहाँ उनसे बात हुई और उसके बाद सीनियर यूनियन जज थे उस वक्त आज के चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब, उनसे बात हुई। लेकिन किसी ने इसका जिस तरह इसका इतने अहम इशू को जैसे ख्याल करना चाहिए था, नोटिस लेना चाहिए था, और बड़ा सीरियस इशू था और बहुत बड़ा इशू था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। और गालिबन उन्होंने फिर वो लेटर आपने देखा होगा जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, उन्होंने भी इतनी बात कर कि उनका जी मैंने वो आगे लिख दिया है, कर दिया है और कोई नोटिस नहीं लिया गया। फिर इन्होंने एक जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के साहब, इसका आपके ख्याल में अवैस साहब इसका दो सवाल बिल्कुल ठीक, आपको दो सवाल अवैस साहब। एक तो ये कि इस TOR में क्या प्रॉब्लम है कि अगर जिन छह मौजूद जजेस ने इल्ज़ाम लगाया है, जिस किसी पे भी लगाया है, तो उसका वो एविडेंस दें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और अगर एविडेंस ना दे तो फिर केस कोई नहीं बनता। नहीं तो एविडेंस देंगे। देखिए ना, ये जब प्रोसीडिंग ये शुरू करेंगे, और एक बात आपको बता दूं ना, चाहिए तो ये था कि ये फुल कोर्ट जब ये जजेस सेटिस्फाई हो गए और कन्विंस हो गए, तो चाहिए ये था कि ये इतना बड़ा इशू था कि इसकी फुल कोर्ट बेंच बनता इसका, और उससे पहले ये भी मुनासिब था जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था उसके अंदर कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाई जाती, ताकि ये तो 6 जजेस हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की, जब सारे जज साहबान बैठते और चीफ साहब के सामने बैठ के आपस में बड़े फ्रैंकली बातचीत होती और अपनी अपनी तमाम प्रॉब्लम को बताते, तो शायद ये 6 की जगह 600 कंप्लेंट्स आ जाती सामने। अवैस साहब एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप तो लॉ को ज़्यादा समझते हैं। अगर ये फुल कोर्ट बन जाता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आए थे, तो इसमें आपको पता है उसको नोटिस में अपील का राइट भी दे दिया गया है। तो अगर अब ये 7 रुकनी बेंच जो है, ये अगर कोई ऐसा फैसला देता है जो तो लार्जर बेंच अगर फुल कोर्ट बना दिया, फिर अपील किसके सामने होती? तो ये तो अच्छी बात होगी कि 7 ये आ गए। अब अगर इनका फैसला समझ में ना आया तो इसके ऊपर एक अपील जा सकती है जो लार्जर जो फुल कोर्ट। जी हो गई, वो तो मैं कह रहा हूँ बन गया, अच्छी बात है, बन गया। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो बनता वही ठीक था, लेकिन बन गया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना, मैं आपको बता रहा हूँ फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना। जी मैं समझ गया हूँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपसे अर्ज अगली बात कर रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 184(3) के तहत जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होंगी। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये जुरिस्डिक्शन होती है कि वो दे कैन गो डीप इनटू द मैटर, पूरी उसकी इंक्वायरी डिटेल बीच में घुस सकते हैं, जाके देख सकते हैं और उसके लिए वो एविडेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो किसी एक जज को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को मुकर्रर भी कर सकते हैं कि आप इनकी स्टेटमेंट वगैरह ये है या रिकॉर्ड करके हमारे सामने पेश की जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आर्टिकल 187 साथ है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ये अख्तियार भी है कि वो दे कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल तौर के ऊपर हर चीज़ वो खुद मुकम्मल कर सकते हैं, किसी की और की जरूरत नहीं है। चले आप इतने में तो ग्रेविटी अवैध साहब थोड़ा कभी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा हो जाया करे पाकिस्तान में, कुछ तो खुश तोशा खाना में आपको रिलीफ मिल गया। मैंने तो पहले आपको आप खुश है तो मैं भी बड़ा खुश हूँ इस बात में। मैंने तो पहले ही कह दिया आपसे कि एक तबस्सुम है मेरे पास, अब हवादिस का जवाब। मैं तो खुश हूँ।